ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है यह असहयोग आंदोलन से है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, या भारत छोड़ो आंदोलन से है, या फिर बारदोली सत्याग्रह से है। तो अगर हम लोग पहला प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे तो ये ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है यह भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920-22 में शुरू हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ है, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पारित किया गया था यह सन 1940 ईस्वी में, अर्थात दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर जो है यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। और ये मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ है यह 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ है। और मुस्लिम लीग के जो ये चौधरी रहमत अली है, इन्होंने जो है सबसे पहले पाकिस्तान की मांग को लेकर के जो है ये किया था, और इसका जो प्रस्ताव रखा गया यह 1940 ईस्वी में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? तो जो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसमें जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो है जाने जाते हैं आचार्य विनोबा भावे, और इसमें जो शामिल व्यक्ति नहीं जाने जाएंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन का वो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि जयप्रकाश नारायण जो है यह व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण का उपनाम जो है यह लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तथा इन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन का जो भारत आगमन है यह 1940 ईस्वी में है, या फिर जनवरी 1942 में, या मार्च 1942 ईस्वी में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया है यह मार्च 1942 का समय था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। और क्रिप्स मिशन को जो है महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी 1947 में जो देश के विभाजन करने का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्तुत किया गया था, तो वो किनके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि वह प्रस्तुत किया गया था गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके इस सीरीज में देख जाएंगे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ हम आपसे यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के बारे में जो है सबसे पहली जानकारी तो यह है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सबसे पहले हुआ था, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और उसमें जो है परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, और इन्हीं के संचालन में जो है पूरा संविधान सभा कार्य किया। अर्थात संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और फिर जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबोधन के बाद जो है उद्देशिका प्रस्तुत करने के बाद संविधान निर्माण का कार्य जो है सुचारू ढंग से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा शब्द निहित नहीं है, कौन सा शब्द इसमें निहित नहीं है? जब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो उसमें जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक ये तीनों शब्द का समावेश है। लेकिन उसमें जो शब्द है राजतंत्र, तो भारत जो है वो किस तरह का देश है? भारत जो है हमारा यह लोकतांत्रिक देश है, अर्थात राजतंत्र शब्द जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसकी कई जगह नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब हुआ?
तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है, इसका जो सबसे सही उत्तर है 8वां नंबर प्रश्न के लिए वह ये है कि 1946 में, चूंकि अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, अर्थात जो है संविधान सभा का गठन जो है वह 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किए थे। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किए थे प्रस्तुत किए थे वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्तुत किया गया। यानी इस 9वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह 1947 के कौन महीने, जुलाई महीने में कितनी तारीख को बना है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है इसके रचयिता कौन है। इंडिया डिवाइडेड जो लिखी हुई पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान के जो है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसके प्रयास में रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी। तो हम सभी जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान का एक अलग बंटवारा हुआ और भारत जो बचा शेष उसमें लगभग 562 रियासतें थी। कितना था 562 छोटे छोटे राज्य रजवाड़े घराने थे और उन तमाम राज्य रजवाड़े घरानों को जोड़ करके एक एकीकृत संगठित भारत करने का जो काम किया है वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ है। अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास जो है वह वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ है। यह हमारे प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंतरिम सरकार के प्रधान थे। अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था कब। अंतरिम सरकार का गठन जो है यह 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और इसके जो प्रधान थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जी, विटामिन जो है इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि इससे हमारे शरीर की जो है रक्षा होती है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह विटामिन ये करता है, प्रदान करता है। तो विटामिन जो है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो विटामिन ए का जो स्रोत है यानी विटामिन ए जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, हमारे शरीर को विटामिन ए की पूर्ति कहाँ से होती है। तो इस 14वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि विटामिन का जो ये ऑप्शन में हमारे स्रोत है उसमें सबसे अच्छा स्रोत जो है वह गाजर है। नींबू से जो है हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। चावल से कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। तो विटामिन ए जो है जिसका रासायनिक नाम कैरोटीन है, कैरेट से याद रखेंगे गाजर, और गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम कैरोटीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। यानी मानव के शरीर में, आदमी के शरीर में विटामिन ए जो है वो कहाँ रहता है। या यकृत यानी लीवर में रहता है, या फिर त्वचा स्किन में, या फुफ्फुस में यानी लंग्स फेफड़े में, या फिर वृक्क यानी किडनी में। तो मानव शरीर में जो भंडारित होता है विटामिन ए वह रहता है यकृत में यानी लीवर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि थायमिन जो है यह किसका रासायनिक नाम है। थायमिन जो है यह रासायनिक नाम है। 16वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। विटामिन बी के कई ग्रुप है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो इन सारे सभी विटामिन को मिला करके जो एक विटामिन तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स। यानी उसमें विटामिन बी के
जितने भी अलग अलग प्रकार हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं और इसलिए उस विटामिन को जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यानी विटामिन सी प्राप्त होने का सबसे अच्छा स्रोत हमें कहाँ से विटामिन सी की पूर्ति हो सकती है। तो विटामिन सी जो है इसकी पूर्ति हमें सबसे जो अच्छा स्रोत है वो आंवला है। विटामिन सी की पूर्ति हमें नींबू से हो सकती है, विटामिन सी की पूर्ति हमें संतरे से हो सकती है, जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं उन सब से हमें विटामिन सी की पूर्ति हो सकती है। और एंटाहिस्टामिन जो गुणवत्ता है इस कारण विटामिन सी जो है यह सर्दी जुकाम के समय में दवा का कार्य भी करता है। इसकी पूर्ति हमें आंवले, नींबू, खट्टे फल से हो सकती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। मसूड़े से रक्त का आना और दांत हिलने लगने का जो कारण है इसका सबसे बड़ा कारण है विटामिन सी की शरीर में कमी हो जाना। विटामिन सी को कमी अगर ना हो तो फिर ये रोग नहीं होंगे। और विटामिन सी की पूर्ति करने का जो तरीका है कि हम लोग आंवले का सेवन करें, कच्चे ये नींबू है, संतरा है, इन सब का पदार्थों का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा कि विटामिन सी की पूर्ति हमारे शरीर को होती रहेगी और विटामिन सी की पूर्ति होने पर जो है इस प्रकार के कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं हो सकता है, यानी हमारे शरीर में जो है विटामिन के जो प्रकार है विटामिन ए, बी, सी, डी, के, सी, डी, ई और के, ये जितने भी प्रकार के विटामिन हैं इनमें से कौन सा विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो शरीर में भंडारित नहीं होने वाले जो विटामिन है वो है विटामिन डी। इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो सूरज की धूप से जो है हमें इस विटामिन की प्राप्ति हो जाती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है वो हड्डी कमज़ोर होते हैं, बच्चों में हड्डी मुलायम होकर के मुड़ जाता है, उसको कहा जाता है रिकेटस। तो विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियों की कमजोरी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। जी, भारतीय गेंडे जो है या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका जो सही उत्तर है कि 20वां नंबर प्रश्न के लिए कि भारतीय गेंडे जो पाए जाते हैं या इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु राज्य में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों अभी हम लोग जो है ये इतिहास और विज्ञान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए, कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है टाइगर रिजर्व वह कौन सा है। भारत में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है कि यह नागार्जुन है। पेंच, मांस और कॉर्बेट नहीं बल्कि नागार्जुन है। बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसको किस नाम से जाना जाता है, VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। VTR वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह उपस्थित है। और यह जो VTR है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, अर्थात बिहार में दूसरा कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 23वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो है यह ऑप्शन नंबर ए होगा कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है।
दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है, ये जो भारत के जितने भी कल कारखाने हैं उससे संबंधित प्रश्न है। यह एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पुस्तक से तैयार किया गया है। ये आपको एससीईआरटी के क्लास 8 के पुस्तक से भी ये आप जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है यह एससीईआरटी और एनसीईआरटी की मदद से तैयार किए हुए प्रश्न हैं, और इस प्रश्नों के जरिए जो है तैयारी करके हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी एग्जाम्स हो तो इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आए तो वह नहीं छूटेंगे। 24वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि वह दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है वह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूएस ब्रिटेन के सहयोग से है, या रसिया के सहयोग से है, या फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से है, या जर्मनी के सहयोग से है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र कौन सा है। जी, रूस की सहायता से जो स्थापित हमारा लौह संयंत्र है बोकारो है, भिलई है और विशाखापट्टनम है। ये तीनों के तीनों जो है ये रूस की सहायता से ये स्थापित है, अर्थात इसका 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति किसको नहीं हो पाती है। तो टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, या फिर VISL भद्रावती, या HSL दुर्गापुर, या HSL भिलाई को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 27वां नंबर क्वेश्चन का कि VISL जो है दुर्गावती को VISL भद्रावती को जो है कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कपास मिल, भारत में जो प्रथम कपास मिल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस शहर में स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला कपास मिल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए वह जो है ये कोलकाता में स्थापित किया गया है, और जो कपास की खेती है वह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में होती है। और कपास की खेती के लिए जो है वो कौन से मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो काली मिट्टी की, जिसे और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और कपास का जो पहला मिल है वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो भारत के विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था, इस कारण जो उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वह हुआ है जूट तथा रुई उद्योग, क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र था वह जूट उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और बंटवारे के पश्चात जो है पूर्वी बंगाल वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना, बाद में जो है वो फिर बांग्लादेश बना। तो इस कारण जो है जूट और रुई उद्योग जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था देश के बंटवारे के पश्चात। 30वां नंबर प्रश्न है कि पंजाब में कौन सा स्थान जो है वह हौजियरी के लिए प्रसिद्ध है। तो हौजरी के लिए जो प्रसिद्ध उद्योग, हौजरी उद्योग के लिए जो पंजाब का प्रसिद्ध स्थान है वह पंजाब का लुधियाना जिला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पृथ्वी पर द्रव के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान क्या कहलाती है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो चट्टानें बनती है उस चट्टान को प्राथमिक चट्टान, या फिर अगर हम लोग ये कहें कि आग्नेय चट्टान, तो इसे आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। यानी 31वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है यह परतदार चट्टान नहीं है, अर्थात 32वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 32वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, या सेल, या फिर क्वार्टरजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि क्वार्टरजाइट जो है यह परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि चूना पत्थर अर्थात लाइम स्टोन का जो कायांतरित रूप है चूना पत्थर का वह कौन सा है। संगमरमर है, स्लेट है, ग्रेनाइट है, या क्वार्टरजाइट है। तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है लाइमस्टोन का उसको संगमरमर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जी,
बालू पत्थर कांग्लोमरेट या फिर चूना पत्थर संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस और ग्रेबो एस्पेटाइन। 34वां का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि बालू पत्थर कांग्लोमरेट सही सुलभ मिलते ही हैं। बाकी चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है और ग्रेबो से जो है एस्पेटाइन बनता है। ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या है। जब हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो पृथ्वी का जो ये केंद्र है उससे धरातल की ओर जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये केंद्र तक जाने में पृथ्वी की जो त्रिज्या है यह लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास है। लगभग में अगर बात करें तो यह 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग में कितनी है? 6400 किलोमीटर और एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 6371 किलोमीटर है, जो एनसीईआरटी की बुक इसे लिखती है। तो 35वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि जो सबसे बाहरी परत है पृथ्वी का जिस पर हम लोग रहते हैं तो वो परत जो है कहलाता है सियाल, यानी वो सिलिकन और एल्युमिनियम से बना होता है इसलिए सियाल कहलाता है। उसके बाद जो नीचे वाला परत है वो सीमा कहलाता है, यानी सिलिकन और मैग्नीशियम से बना होता है। और तीसरा जो अंदर केंद्र के पास का परत है वो नीफे कहलाता है, यानी निकेल और फेरस अर्थात लोहे से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी परत सियाल कहलाता है, सिलिकन और एल्युमिनियम का बना। बीच का परत जो है वो सीमा कहलाता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम का बना। और केंद्र के पास का जो सबसे भीतरी परत है वो नीफे यानी निकेल और फेरस कहा जाता है लोहा को। लोहा का लैटिन नाम जो है फेरस है तो उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस चट्टान प्रधानता होती है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवी जैसे चट्टानों से हुआ है। सी है कि क्रोड में निकल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। और आंसर है कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो 36वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि जितने भी है वो सभी जो है इसके सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि पृथ्वी का जो सबसे अंदर का पार्ट है केंद्र के पास का कोर पार्ट जो है वो बिल्कुल उसमें जो है निकेल और लोहा यानी की प्रधानता होती है। और निकेल का Na और लोहा का चूंकि लैटिन नाम फेरस है तो इसलिए उसका संकेत Fe यूज होता है। तो निकेल और लोहा के यूज करने के कारण जो है उसे नीफे शब्द कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है 37वां के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया कौन जाता है? 2 पदार्थ पाया जाता है, एक निकेल और एक फेरस। तो चुंबकीय पदार्थ जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है वो निकेल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है। अगर हम लोग कहते हैं कि स्थल मंडल तो इस स्थल मंडल से सही तात्पर्य क्या है। तो 39वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि स्थल मंडल से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का सबसे बाह्य पपड़ी जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो 40वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि महासागरीय सतह का जो निर्माण हुआ है यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। दोस्तों हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके व्याख्या के साथ देखे हैं। बहुत जल्द जो है हम अन्य विषय पर भी काम कर रहे हैं, उसके भी प्रश्न जो है मिलेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते आप लोग जो है वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।